एनडीए क्लियर करना, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत आसान है। आपको बस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। हमारा रिटर्न देने का मेन ऑब्जेक्टिव है अकेडमी जॉइन करना, और इसके लिए आप लोग आलस नहीं दिखा सकते हैं। आलस, मैं खुद इस बात से जूझा हूँ, मैं इस चीज़ों से सफ़र किया हूँ। अपने आप पे काम करने का मेजॉरिटी रोल मेरा इस कोचिंग से रहा है। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी मुझे वो सब सिखाया है जो सब शायद मैं घर पे रह के कभी नहीं सीख पाता। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके पीछे अच्छा खासा हिस्सा सेंचुरियन सर का और बाकी मेंटर्स का। सर बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि आप अपने कर्तव्य के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। कहा जाता है कि 13 लाख बच्चे फॉर्म भरें, 14 लाख फॉर्म भर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अच्छे से अपना काम ईमानदारी से किया है, आपकी अपनी प्रिपरेशन पे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, तो आप रिटर्न क्लियर कर सकते हैं। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम ऐश्वर्य नाथ तिवारी है। रिसेंटली मैंने एनडीए 155 कोर्स के लिए अपना रिकमेंडेशन 4 AFSB वाराणसी से हासिल किया है। मैं सेंचुरियन का ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ। आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा अपने एनडीए की स्ट्रैटेजी। यूजुअली एनडीए यूपीएससी लेवल एग्जामिनेशन है जो 12th लेवल में हर बच्चा देता है। यूपीएससी लेवल सुन के हर किसी को पहली बात हेजिटेशन आने लगती है कि यार ये आईएएस लेवल का एग्जामिनेशन होगा, मुश्किल होगा, क्लियर नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग इसी में पीछे रह जाते हैं। मेरा मानना यही है, एनडीए सबसे आसान एग्जामिनेशन है आफ्टर 12th। अगर आप जेई या सीयूईटी से कंपेयर करें, एनडीए उसके सामने कुछ भी नहीं है। एनडीए क्लियर करने के लिए आपको चाहिए कॉन्फिडेंस प्लस अच्छी खासी गाइडेंस और नॉलेज। जब हम बात करते हैं, मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ दो लोगों के बीच में, एक जो साइंस बैकग्राउंड से हैं और दूसरे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं। साइंस बैकग्राउंड्स के पास अच्छा खासा पकड़ होती है मैथ्स के ऊपर, क्योंकि मैथ्स का एक पूरा पेपर आता है, तो उनको कोशिश करनी चाहिए मैथ्स पे जितना अच्छा स्कोर कर सके करें। क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन देखा जाए तो उसमें मोर देन 60 क्वेश्चन, यानी कि मोर देन 50% ईजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जो हर बच्चे आराम से सॉल्व कर सकता है अगर वो क्वेश्चन को सही टाइम पे सही जगह देख पाए। इसीलिए कहा जाता है कि हर कम से कम क्वेश्चन पेपर्स को 2 बार पढ़ना चाहिए, जिससे कोई दिक्कत ना है। और जब बात करते हैं हम जीएटी की, जीएटी में उनको साइंस मैक्सिमम जितना कर सकें करना चाहिए, और ज्योग्राफी एसएसटी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर अच्छी खासी प्रिपरेशन की। जब हम बात करता हूँ साइंस की, तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम होता है अपने 11th के पहले का, तो हर बच्चे को अपनी एनडीए की प्रिपरेशन 11th के पहले से शुरू करनी चाहिए। स्पेशली ज्योग्राफी साइंस स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहली चॉइस होनी चाहिए, और काफ़ी आसान भी होती है, और क्योंकि समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी एनडीए में आते हैं, वो उसे क्लियर करें। और जहाँ तक बात करें मैथ्स की, मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं, मुश्किल क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन हमें उन क्वेश्चंस को छोड़ना है। हमारे पास 120 क्वेश्चंस हैं, और उन 120 को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2.5 घंटा। सीधी सी बात है, 2.5 घंटे में 120 क्वेश्चन सॉल्व करना लगभग नामुमकिन है। कोई भी बंदा ये नहीं कर सकता है। इसी बात का ध्यान रखते हुए अगर कोई बंदा 60 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेता है तो उसके लिए मोर देन इनफ है। आपको इसी बात का ध्यान रखना है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में पेपर में दिखे कि ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, आपको टाइम टेकन है, आपको बड़े आराम से उसे छोड़ देना है, ये सोच के कि आधे क्वेश्चन तो मुझे पेपर में छोड़ने ही है, चाहे जो हो जाए। इस एटीट्यूड के साथ आप अपने नेगेटिव मार्किंग को जितना हो सके उतना मिनिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ तक बात रही मैथ्स की। मैथ्स, मैं फिर से बोलता हूँ, मैथ्स एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। मैथ्स में अगर आप अच्छे नहीं हैं तो कोशिश करिए किसी भी तरह 100 प्लस स्कोर कर लें, क्योंकि अपना दूसरा हमारा होगा सफ़र जीएटी में, जो हमें स्कोर दिलाएगा। जीएटी में हमें हर एक सही जवाब के 4 मार्क्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जब हम बात करते हैं इंग्लिश की, किसी की अगर बेसिक इंग्लिश, बेसिक ग्रामर और बेसिक वोकेबलरी काफ़ी अच्छी है या फिर एवरेज भी है, तो भी वो बड़े आराम से इंग्लिश के 50 में से 25 से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए करीब 35 से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, क्योंकि एनडीए का लेवल काफ़ी इजी होता है इन कंपैरिजन टू सीरियस एंड अदर एग्जामिनेशन। एनडीए काफ़ी इजी है। हम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सोचें, यहाँ तक कि अगर मैंने 2 बार एनडीए एग्जामिनेशन दिया है, और अपने इंग्लिश के पेपर में मैंने काफ़ी पैटर्न्स नोटिस किए हैं। अगर वोकैबलरी में हमें एंटोनिम, सिनोनिम के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें उसके साथ एक सेंटेंस भी दिया रहता है। अगर हमें मीनिंग समझ में नहीं भी आ रही है तो हम सेंटेंस में उस वर्ड को रख के देखें तो काफ़ी हद तक हमें उसकी मीनिंग समझा देता है, और उस मीनिंग से हम ऑप्शन मैच कर सकते हैं। ये रही बात इंग्लिश की। इंग्लिश में हमें मैक्सिमम स्कोर करना चाहिए, 200 में से करीब कोशिश करें 250 स्कोर कर पाएँ इंग्लिश में। फिर हमारा नंबर आता है साइंस में। साइंस स्टूडेंट्स के लिए साइंस एक क्रीम की तरह है जो केक के ऊपर होती है, क्योंकि साइंस 9th और 10th लेवल की होती है। बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जो 11th और 12th के आते हैं, तो ये सेक्शन हर कोई बच्चा क्लियर कर सकता है। जब हम बात करते हैं अपने जीएस के सेक्शन की, जीएस में अगर कोई बंदा अच्छे से प्रिपरेशन किया है अपने एसएसटी में, स्पेशली ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी से वो आराम से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। इस तरह से कुल मिला के 200 नंबर हमारे साइंस के जोड़ लें और 150 नंबर अपने इंग्लिश के जोड़ लें, तो हमारे 350 तो ऐसे ही बन जा रहे हैं।
प्लस अगर मैथ्स का ऐड कर लें। अगर यही सिलेक्टिव स्टडीज़ के साथ हम अपनी नेगेटिव मार्किंग्स को कम अवॉइड करें, जितना अपने नेगेटिव मार्किंग्स जितना हो सके उतना अवॉइड करें और आसान क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहें। इसके लिए आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए और इसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ताकि क्वेश्चंस देखते ही आप समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन किस लेवल का है, मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कर अगर आपने अच्छी खासी इसकी प्रैक्टिस कर ली या फिर एग्ज़ाम देने से पहले करीब 5 या 6 मॉक टेस्ट भी लगा लिए, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। एनडीए क्लियर करना, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत आसान है। आपको बस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग, मैं ऐसे मेरे दोस्त हैं जिसका पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था, वो 12th अप्रैल अटेम्प्ट दिया था, वो काफ़ी निराश हो गया था। मैंने उससे अच्छी खासी बात की, भाई कोई दिक्कत नहीं है, फिर से पढ़ेंगे सब लोग, साथ में हो जाएगा। हमने फिर से प्रैक्टिस की, हम लोग रात में साथ में पढ़ते थे, हमें एक दूसरे से बात, अपने डाउट शेयर करते रहते थे। अपने दोस्तों के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पूरे डिसिप्लिन से हम दोनों 2 दोस्त या 3 दोस्त आपस में ग्रुप स्टडी भी करेंगे तो भी काफ़ी हेल्प हो सकती है, पूरी ईमानदारी के साथ। इसी बीच हम दोनों का रिटर्न दोबारा दिया हम लोगों ने और हम दोनों का रिटर्न क्लियर हुआ। इस बात से हम दोनों ही काफ़ी खुश थे। लेकिन मेन पर्पज़ ये है कि रिटर्न हमें क्लियर करना है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना नहीं है। हमारा रिटर्न देने का मेन ऑब्जेक्टिव है अकेडमी ज्वाइन करना, और इसके लिए आप लोग आलस नहीं दिखा सकते हैं। आलस, मैं खुद इस बात से जूझा हूँ, मैं इस चीज़ों से सफ़र किया हूँ कि हम सोचते हैं यार इतना पढ़ लिया काफ़ी, ये चीज़ छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं। ये छोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। एज एन ऑफिसर अगर आपको ऐसे किसी भी सिचुएशन में डाल दिया जाएगा तो आपके पास छोड़ने का ऑप्शन नहीं होगा। अगर कोई चीज़ आपके सिलेबस में है तो आपको उसे कंप्लीट करना है विद इन द पीरियड ऑफ टाइम। टाइम नहीं है, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेज वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने टाइम को आप अच्छे से मैनेज करिए। करने के बाद अगर आपने थोड़ी सी चालाकी दिखाई और एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल किया, टाइम प्रेशर को हैंडल किया और जितने आसान क्वेश्चन है सबको सॉल्व किया, तो एनडीए क्लियर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। खासकर एक 12th अपेयरिंग स्टूडेंट जो सोचता है कि अभी मैं 12th में हूँ, कुछ नहीं कर पाऊँगा, छोड़ो इसे रहने दो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। 12th अपेयरिंग अटैम्प्ट एक गोल्डन अटैम्प्ट होता है हर एक बच्चे के लिए, क्योंकि उसके एसएसबी में रिकमेंड होने के भी काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं, क्योंकि उसकी एज बहुत कम है। और ये बात सोचने में भी काफ़ी अच्छी लगती है कि जैसे ही हमारे 12th के बोर्ड के रिज़ल्ट अनाउंस हो जाए, उसके 1-1.5 महीने बाद हमारे एनडीए का जॉइनिंग लेटर आ जाए। ये चीज़ एक पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी प्राउड मोमेंट होता है, जो हर बच्चा चाहता है कि उसके पेरेंट्स ये फील करें। यही एक रीज़न है, हर कोई जी जान लगाता है एग्जामिनेशन देने के पीछे। कहा जाता है कि 13 लाख बच्चे फॉर्म भरें, 14 लाख फॉर्म भर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अच्छे से अपना काम ईमानदारी से किया है, आपकी अपनी प्रिपरेशन पे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, तो आप रिटर्न क्लियर कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप सेंचुरियन के मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे इनके लाइव मैराथन चलते हैं, जिसमें हमारे पास 200+ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस का लेवल अच्छा खासा होता है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा अपने रिटर्न से पहले। अगर हमारा अगला स्टेप होता है एसएसबी क्लियर करना यूजुअली मुश्किल है। अगर हम कंपेयर करें एनडीए एग्जामिनेशन से, एसएसबी थोड़ी सी मुश्किल है। एसएसबी में क्योंकि हमें एक टाइप का हमें लाइव इंटरेक्शन हमें शो करना पड़ता है, हमें अपने आप को ही खाना पड़ता है। वो हमारा रिटर्न हमारा दिमाग का टेस्ट है, हम कितने अच्छे हैं पढ़ने में। बाकी जो एसएसबी है वो हमारी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। एसएसबी की जब हम बात करें, मैंने नाइजीरियन डिफेंस एकेडमी की ऑफलाइन 21 डेज़ बैच को ज्वाइन किया था। ज्वाइन करते ही मैं इसी रूम में बैठा हुआ था और बैठते ही मेरी नज़र ऑनर वॉल पे पड़ी थी और मैंने सोचा कि मेरी फ़ोटो भी यहाँ पे किसी दिन आए, तो मैंने उसी हिसाब से प्रिपरेशन रखी। हमारे एसएसबी की शुरुआत, हमारे 21 डेज़ एसएसबी बैच की शुरुआत हुई थी सबसे पहले पीपीडीटी सेशन से। पीपीडीटी सेशन सबसे पहला था, हर कोई नया था, कोई किसी को नहीं जानता था, बिल्कुल वैसा जैसा एसएसबी में होता है। हमने भी प्रिपरेशन की। शुरू के टाइम पे सब लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया, कोई भी स्क्रीन नहीं हो पा रहा था। 2-3 लोग को बॉर्डर लाइन पर रखा गया था, वो बात अलग होती है, लेकिन स्क्रीन कोई नहीं हुआ था। सब लोग उसी वक्त थोड़े से हैरान हो गए थे कि यार ये क्या लेवल है हमारा। उसके बाद से हमने अपना OIR टेस्ट दिया और हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो गई। हमें अपना कैसे अपनी परफॉर्मेंस करनी है हमारे स्टोरी राइटिंग में, हमारे नरेशन में और हमारे ग्रुप डिस्कशन में। स्क्रीनिंग सबसे पहला फेज़ 1 फेज़ होता है, जो हर किसी को देना पड़ता है, और अगर कोई बंदा स्क्रीन आउट हो जाता है तो वो पहले दिन ही बाहर आ जाएगा। तो स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी होता है रिकमेंडेशन के लिए। स्क्रीनिंग होने की मेरी स्ट्रेटजी यही रही जो मैं 21 डेज़ में सीखा था। अगर मैं उसको शॉर्ट में कहूँ, अगर हम अपने OIR को जितना हो सके उतना बेहतर करें, अपने स्टोरी राइटिंग को रिलेवेंट रखें और रिलेशन टू स्टिमुलस उसमें साफ साफ दिखना चाहिए। कोई भी यहाँ वहाँ की बातें नहीं, स्टोरी पिक्चर के अराउंड घूमें, जैसा कि हमें बताया गया था। और लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं TAT और PPDT में। PPDT की हमें जब स्टोरी बनानी होती है तो हमें पिक्चर के अराउंड रहना पड़ता है, पिक्चर से बाहर नहीं जाना है। एक शॉर्ट टर्म गोल इंट्रोड्यूस करना है जिसे तुरंत सॉल्व किया जा सके, और ऐसा ना हो कि हम कोई हीरो हैं, कोई जगह में काफ़ी ऐसा माहौल था, काफ़ी दयनीय स्थिति थी और हम ऐसा हीरो आया, हमने क्लियर कर दिया।
एक एवरेज इंसान जो कुछ कर सकता है वो करना चाहिए। ये होती है बेसिक स्टोरी। बेसिक स्टोरी लिखने के बाद अगर आपकी स्टोरी बेसिक है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अचानक से आ ही जाता है कि मैं सब कुछ मेरा अच्छा है, बस मुझे नरेशन अच्छी देनी है। बात आती है नरेशन की, उस वक्त शुरू के कुछ सेकंड हमारे लिए काफ़ी हाई रहते हैं, हमारे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ होती हैं क्योंकि हम किसी को नहीं जानते और सबके सामने हमें अपनी स्टोरी सुनानी होती है। बहुत लोगों से कभी कभी अपनी स्टोरीज भूल भी जाते हैं, लेकिन इस बात की चिंता नहीं करनी है। अगर हम अपने दिमाग शांत रखें, अपने इमोशंस पे काबू रखें, तो हम बड़े आराम से अपनी स्टोरी बोल सकते हैं। फिर हम बात आते हैं ग्रुप डिस्कशन पे। ग्रुप डिस्कशन पे आपको याद रखना है, आप एक इंडिविजुअल नहीं हो, आप एज अ ग्रुप, आप ग्रुप एज अ होल हो। ग्रुप एज अ होल का मतलब है कि आप अपने पॉइंट्स डालिए। आपके पॉइंट्स अगर लोग सुन रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं सुन रहे हैं तो जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट लग रहा हो उस पॉइंट को सपोर्ट करें, उसमें अपने सुझाव डालें और अपने थॉट्स के साथ सबको गाइड करें। इसके बाद हमारा बात आते हैं हमारे साइक टेस्ट की। साइक टेस्ट काफ़ी थका देने वाला टेस्ट होता है, नॉट फिजिकली बट मेंटली। तो साइक टेस्ट से पहले बहुत ज़रूरी है आप अच्छे से नींद लें। आपका दिमाग पूरी तरह शांत होना चाहिए ताकि आपके थॉट्स अच्छे से एक्सप्रेस हो पाएँ। साइक टेस्ट का सबसे पहला टेस्ट होता है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसे हम TAT भी कहते हैं। TAT में हमें 12 पिक्चर्स दिखाई जाती, 12 हमें स्टोरी लिखनी पड़ती हैं, जिनमें से 11 में हमें पिक्चर्स दिखती है और 12वीं एक ब्लैंक स्लाइड होती है। 11 पिक्चर्स को जिस तरह हम PPDT की जब हम कंपेयर करें, PPDT में हमें पिक्चर काफ़ी हेज़ी, काफ़ी ब्लर दिखाई जाती है, लेकिन TAT में ऐसी कोई समस्या नहीं है। TAT में पिक्चर काफ़ी क्लियर है और क्लियर पिक्चर देने का रीज़न यही है कि सिचुएशन हमें साफ साफ दे रखी है और असेसर चाहता है कि हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन का रिस्पॉन्स लिखें। सिचुएशन नेगेटिव भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। मेरा सुझाव यही था कि जो भी स्टोरी आए अच्छे से एज ए लीडर कि उसको कैसे इमर्ज कर सकता है। शिशिर सर ने हमें लिखने का तरीका बताया। आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग बहुत ज़रूरी है आज के समय जब हम बात करते हैं इसकी, जब हम बात करते हैं TAT की। रणनीति बुक में हम साफ साफ काफ़ी अच्छे खासे हिस्से में दे रखा है कि हमें कैसे अपने हीरो को डिफाइन करना है, हीरो को कैसे हमें टास्क कराना है और कैसे एक अच्छे आउटकम के साथ हम अपनी स्टोरी खत्म कर सकते हैं। फिर आता है हमारा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, WAT काफ़ी तेज़ है। उसमें अगर हम सोचने बैठ जाएंगे तो हमारे वर्ड्स छूट जाएंगे, जो कि काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट करता है साइक पे। सेम जिस तरह हमारे TAT में हमें गाइड किया गया, WAT के लिए भी हमें सेम गाइड किया गया था। WAT में सबके मन में कोई ना कोई वर्ड सुन के काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन वो अच्छा वेल रिलेवेंट थॉट्स ढूंढ पाना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेसिफिकली 15 सेकंड में 15 सेकंड में हम 10 सेकंड अगर लिखने का हटा दें तो हमारे पास कुल मिला के 5 सेकंड होते हैं सोचने के लिए। 5 सेकंड में अच्छा वर्ड सोचना बहुत मुश्किल काम नहीं कहूँगा मैं ऐसा, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी साफ सोच के साथ इसे किया जा सकता है। WAT की प्रैक्टिस काफ़ी हमारे अच्छे से कराई गई थी। WAT में मुझे दिक्कत आती थी लिखने में, मैंने उसकी प्रैक्टिस की, अपने वर्ड्स मैंने अपने इंडिविजुअल फीडबैक के टाइम पे सर को दिखाए भी। सर ने मुझे उसमें भी गाइड किया कि मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता हूँ, क्या मेरे से प्रॉब्लम आ सकती है। इसी के साथ हमारा WAT खत्म होता है और अगला टेस्ट शुरू होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट यूजुअली लोग इसे मुश्किल मानते हैं, लेकिन ये काफ़ी आसान होता है क्योंकि एक हमें डेली लाइफ सिचुएशन हमें मिलती हैं जो किसी को भी मिल सकती है, किसी इंसान के साथ भी हो सकती है। बेसिकली हमारे पास आधा घंटा होता है 60 सिचुएशन पर अपना रिस्पॉन्स लिखने का। सिचुएशंस बहुत मुश्किल भी हो सकती है, बहुत आसान भी हो सकती है, लेकिन जो हमारा मेन पर्पज़ होता है एक साइक का सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट देखने का, SRT का जो मेन पर्पज़ होता है वो है हमारे कॉन्शियस माइंड को चेक करना। तो मेरा सुझाव यही है, एक प्रॉब्लम आई है उसको हम जितने अच्छे से, जितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसको लिखा जाए। अगर आप 2 या 2.5 लाइन लिख पा रहे हैं तो ये वेल मोर देन इनफ है, आपकी SRT में कोई दिक्कत नहीं आएगी। SRT 60 कर पाना आधे घंटे में मुश्किल होता है, तो कोशिश करें मोर देन 45 करें। मोर देन 45 करीब एक्सेप्टेबल माना जाता है हर SSB के लिए। इसी के साथ हमारे लास्ट टेस्ट आता है साइक का, जो कि है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में हमारे पास बेसिकली 5 क्वेश्चंस होते हैं। हमारे टीचर्स का ओपिनियन, हमारे दोस्तों का, हमारे पेरेंट्स का, हमारा खुद का, और हम किस तरह के इंसान आगे चल के बनना चाहते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप अपने पेरेंट्स, अपने टीचर से बात करके उनका ओपिनियन ले सकते हैं और उसे अच्छे से ड्राफ्ट करके काफ़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको SDT में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी के साथ पूरे साइक का प्रोसेस यहीं खत्म हो जाता है। फिर जब हम बात करते हैं GTO की, GTO में सबसे ज़रूरी है जो हर इंसान को ध्यान रखना चाहिए वो है ये बात पूरी तरह भूल जाना कि GTO या फिर कोई भी बंदा उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि तभी वो ग्रुप में अपना योगदान दे पाएंगे, ग्रुप को कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ाने के लिए। सबसे ज़रूरी होता है जब हम बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की, ग्रुप डिस्कशन में करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज होनी चाहिए हर किसी को। और अगर ये सब ना भी है तो अगर आपके पास आपकी खुद का थिंकिंग प्रोसेस है और आप अपने पर्सनल ओपिनियंस भी उसमें ऐड कर सकते हैं। कई बार पर्सनल ओपिनियंस करंट अफेयर्स से ज़्यादा काम कर जाते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को काफ़ी तरह से अटेंशन खींच सकते हैं उनका किसी टॉपिक पे, क्योंकि करंट अफेयर्स हर कोई पढ़ के आ जाता है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू केवल आप जानते हैं। फिर जब हम बात करते हैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की, इसमें
अगर हमें ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस है कि हम जानते हैं कि अगर किसी दुकान में गए या फिर किसी मॉल में गए हैं तो वहाँ पे ये सुविधाएं हैं। एक फायर क्रू हर मॉल में होता है। अगर लोगों को इतनी बेसिक नॉलेज है तो काफ़ी इफेक्टिव वे में अपना सोल्यूशन लिख सकते हैं। सोल्यूशन लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास 10 मिनट होते हैं पूरा सोल्यूशन लिखने का। और सोचने का काम लिखते टाइम नहीं करना होता है। सोचने के लिए हमारे पास 5 मिनट होते हैं, अच्छा खासा दिमाग में सोच लीजिए और 10 मिनट में बिना किसी दिक्कत के पूरा पूरा सोल्यूशन लिख दीजिए। डिस्कशन में भी सेम बात है। अगर आपके पॉइंट्स रिलेवेंट हैं उसे ऐड करिए, लेकिन अगर किसी के पॉइंट्स आपको ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो उसको प्लीज़ कंसीडर कीजिए, क्योंकि अगर आप उसे छोड़ देंगे तो जीटीओ के ऊपर ही अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर जब हम बात करते हैं पीजीटी की, पीजीटी में मेरा एडवाइस यही रहेगी कि आप इसे एक एक्टिविटी की तरह लें, एक गेम की तरह लें जो हर कोई अपने बचपन में खेलता है। हर बच्चा अपने बचपन में गेम खेलता है कि ज़मीन फर्श लावा हो चुकी है और हमें यहाँ से वहाँ जाना है, कैसे जाएंगे। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग अपना लड़ाएंगे, अपने फ्लैशबैक में जाएंगे तो आप ये अच्छे से समझ पाएंगे आपने गेम खेला होगा। इसी के साथ अगर हम अपने दोस्तों को ध्यान दें, सबको बातें सुने, सबको प्यार से समझाएं, तो हमारे लिए पीजीटी भी काफ़ी आसान हो जाता है। पीजीटी के स्ट्रक्चर्स थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस की जा सकती है काफ़ी अच्छी तरह से। यहाँ पर हम बात करते हैं सेंचुरियन के नए ग्राउंड में, हमारे पास कई तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, हर तरह के कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं। रस्सी बांधने के हमें हर तरह के तरीके सिखाए जाते हैं, जिससे हमें स्ट्रक्चर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसी के साथ हमारा पीजीटी खत्म होता है और हाफ ग्रुप टास्क शुरू होता है। हाफ ग्रुप टास्क एचजीटी बिल्कुल पीजीटी की तरह है, बस उसमें 4 की जगह हमारे पास एक ऑब्स्टिकल होता है और हमारा ग्रुप आधा हो जाता है। उसे पार करना भी काफ़ी आसान होता है, बिना किसी दिक्कत के हर कोई कर सकता है। हाफ करने का पर्पज़ यही है कि आप अपने आप को अच्छे से दिखा पाएँ। तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि हाफ ग्रुप टास्क में आप सबको अच्छे से कंसीडर करें और अच्छी बातें, अच्छे आइडियाज़ दें ताकि जीटीओ में सुन पाए। इसी के बाद हमारा शुरू होता है लेक्चरेट का टॉपिक। लेक्चरेट मैं सेम कहूँगा, आप क्या टॉपिक चूज़ कर रहे हैं इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके टॉपिक्स में खाली बस एक आप वो टॉपिक चूज़ कीजिए जिसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो। आप उसके बारे में काफ़ी कुछ बोल सकते हो, आपसे बेहतर वो कोई ना जान सके। भले ही वो आपका फ्रेंड हो, आपकी फैमिली हो या फिर कोई भी जनरल टॉपिक हो, क्या न्यूज़पेपर हो, टीवी हो, आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो। टॉपिक चूज़ कीजिए, 3 मिनट तक आराम से सोचिए और 3 मिनट में बिना किसी दिक्कत के पूरे टॉपिक्स खत्म कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा शुरू होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल आपकी बेसिक फिटनेस का टेस्ट है। अगर आप रोज़ सुबह या फिर रोज़ शाम को करीब 2 या 3 किलोमीटर जॉगिंग करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ है आपके पास, पुशअप्स लगा सकते हैं, पुलअप्स लगा सकते हैं, तो आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास 3 मिनट होते हैं 10 ऑब्स्टिकल पार करने के लिए। 10 ऑब्स्टिकल्स आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए पार करने का, और अगर 10 कर पाते हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑब्स्टिकल करके अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं, जो ही काफ़ी अच्छी बात होती है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का मतलब है आपको कई बार हमें बहुतों को हाइट का डर होता है, जैसे टाइगर लीप हो गया या फिर मंकी क्रॉल हो गया, तो लोगों को उससे करने में समस्या आ सकती है। तो इसके लिए भी हमने यहाँ काफ़ी प्रैक्टिस की थी। सेंचुरियन के नए ग्राउंड में काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे ऑब्स्टिकल्स तैयार किए गए हैं, जिससे हमें एसएसबी में कोई दिक्कत नहीं आती है। कमांड टास्क में हमारे 2 सबऑर्डिनेट्स होते हैं और हमारे पास अब तक की जितने भी हमारे बेसिक सीरीज़ में जितने भी टास्क परफॉर्म किए हैं, जीटीओ हमें उस तरह से एक लेवल में असाइन करता है और हमें हमारे लेवल के हिसाब से टास्क देता है। टास्क मुश्किल भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है। मुश्किल टास्क है तो आपको खुश हो जाना चाहिए, मतलब आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है अपने पिछले टेस्ट में। और मुश्किल टास्क होगा तो आपको, अगर आप उसे सॉल्व कर रहे होंगे तो जीटीओ उसमें इंटरफेयर ज़रूर करेगा। शर्मा सर ने हमें सिखाया था कि अगर जीटीओ इंटरफेयर कर रहा है तो आपको खुश हो जाना चाहिए और एकदम शांत दिमाग से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। आप सबऑर्डिनेट्स आपके सबऑर्डिनेट्स आपके अच्छे खासे टीममेट्स होते हैं। कई बार जीटीओ पूछता है कि आप इन्हें क्यों बुला रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि सर दीज आर माई सबऑर्डिनेट्स एंड द ओनली पर्सन मैटर हियर इज़ मी, और डजंट मैटर टू माई टीममेट्स, आई कैन कॉल एनीवन व्हिच आई वांट। इसके बाद हमारे कमांड टास्क खत्म हो जाता है। कमांड टास्क के बाद हमारा शुरू होता है फाइनल ग्रुप टास्क। फाइनल ग्रुप टास्क काफ़ी इजी होता है, बिल्कुल एचजीटी की तरह हमारे पास एक टास्क होता है, बस हमारे पास ग्रुप हमारा पूरा होता है। हम आखिरी बार एज अ ग्रुप काम करते हैं पूरे जीटीओ सीरीज़ में। इसी के साथ हमारा जीटीओ खत्म हो जाता है और शुरुआत होती है हमारे इंटरव्यू की। इंटरव्यू से पहले जितना मेरे से एडवाइस यही रहेगी, इंटरव्यू से पहले जितना शांत रहें उतना रह सकते हैं, जितना शांत रह सकते हैं उतना रहें, ताकि जब आप इंटरव्यू में आप किसी के सामने बैठें तो आपको किसी भी तरह की फंबल, हेजिटेशन कुछ ना हो। फिर जब हम बात करते हैं अपने कॉन्फ्रेंस की, कॉन्फ्रेंस में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम खाली एक चीज़ कर सकते हैं कि हमसे अगर कोई बंदा सवाल पूछ रहा है कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि हमारे पास सब लोग यूनिफॉर्म में उस वक्त होते हैं और ये सबको यूनिफॉर्म में देख के एक टाइप की नर्वसनेस हो जाती है। तो उस टाइम में अगर कोई बंदा हमसे सवाल पूछ रहा है किसी तरह का, कोई भी एसएसएस, हमसे एसआरटीज़ दी जाती है और एसआरटी सॉल्व करना यूजुअली काफ़ी ईजी होता है। अगर आपके मन पे कंट्रोल है, किसी भी तरह की सिचुएशन हैंडल करने को तैयार है,
तो वो एसआरटी सब संभाल लेंगे और कॉन्फ्रेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इन बेसिक बातों का ध्यान रखा जाए तो एसएसबी क्रैक करना काफ़ी आसान हो सकता है। एसएसबी की क्रैक करने के लिए आपके सोशल स्किल्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए, जिसके लिए मैं प्रेफर करूँगा सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की ऑफलाइन क्लासेस। यहाँ तक बात करें, हमारे पास हम मॉक इंटरव्यूज़ अपने कराते हैं। मॉक इंटरव्यूज़ में हमें लाइव फीडबैक मिलता है ठीक इंटरव्यू के बाद, जिस पर हम काम कर सकते हैं। और जहाँ तक बात करें घर में बैठ के प्रैक्टिस करने के लिए, हमारे पास हमारी रणनीति बुक है, जिसमें आधी बुक हमारी OIR से भरी हुई है, जिससे हमें OIR में कोई दिक्कत नहीं आती है। OIR के बाद हमारे पास काफ़ी कुछ है प्रैक्टिस करने का, बेसिक स्पेशली इन साइक टेस्ट के लिए। साइक टेस्ट में आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे, आप वर्ड्स वहाँ से बुक से आपको वर्ड्स मिल जाएंगे। पिक्चर्स नहीं मिल रही, प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी। बेसिकली आपके पास पूरे रिसोर्सेस है उस बुक के अंदर, जो आप घर में रह के प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास एक छोटा मॉक इंटरव्यू भी है, जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि इस इंटरव्यू में आपका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी एडवाइस आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। ये थी मेरी रिटर्न प्लस एसएसबी स्ट्रेटजी। इसी के साथ जय हिंद। अगर देश की वर्दी पहनना है आपका भी सपना, तो आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है आपके साथ, जो है डिफेंस एग्जाम्स की सफलता में एक भरोसेमंद नाम। यहां आपको मिलता है बेस्ट मेंटर्स का मार्गदर्शन, रेगुलर क्लासेस, एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल, एक्सपीरियंस्ड एसएसबी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग, लार्जेस्ट GTO ग्राउंड, वीकली मॉक टेस्ट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस जैसी कई सुविधाएं, ताकि आपकी डिफेंस प्रिपरेशन हो पूरी A to Z। तो फिर देर किस बात की है? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वेलकम करती है हर उस एस्पिरेंट को जिसने देखा है सपना देश सेवा और रक्षा का। अभी एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में और टॉप AIRs की तरह ही दीजिए अपनी मेहनत को एक विनिंग बूस्ट।